नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं मुर्शिदाबाद में कल जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है और उसके पीछे की बड़ी चाल क्या हो सकती है। कहीं ये पुराना 75 साल पुराना रोग दोबारा तो नहीं खोल दिया गया है? वो पॉलिसी जो जिन्ना ने उस समय बनाई थी, कहीं उसके इम्प्लीमेंटेशन में बाधा तो नहीं बन गया है वक्फ अमेंडमेंट? और खास बात ये है कि बीजेपी शासन के प्रदेशों में या बीजेपी अलायंसेस के जो प्रदेश हैं, उनमें ये दंगे नहीं हुए, उनमें ये प्रदर्शन नहीं हुए। ये प्रदर्शन बंगाल में होता है, जहां ममता बनर्जी सत्ता में बैठी हुई हैं। 1946 का डायरेक्ट एक्शन भी बंगाल में ही हुआ था सबसे पहले, बाद में मोपला में हुआ और मोपला बंगाल और ये सब होता रहा। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो दंगे 46 में हुए, वो दंगों की कंटिन्यूएशन तो नहीं है कहीं ये। और सबसे खास बात यह है कि जुमे की नमाज के बाद ही ऐसा सब कुछ क्यों होता है? क्यों आखिर जुमे की नमाज के बाद वहां पर रेल रोकी गई, हिंदुओं की दुकानें लूटी गई? अगर दंगा करना ही था तो मुसलमानों की दुकानें क्यों नहीं लूटी गई? सवाल ये पैदा होता है कि मुर्शिदाबाद का सांसद टीएमसी का मुसलमान है, टीएमसी से है, वो भी ये बयान देता है कि साहब हम खुद ही फंसे हुए थे। मैं क्या करता, दंगाई सामने आए थे, दंगाइयों का कोई टाइटल नहीं था, दंगाइयों का कोई चेहरा नहीं था, दंगाई तो दंगाई थे, मुझे खुद ही पुलिस बचा कर ले गई और तब मैं बच पाया। इन सब के बाद ममता बनर्जी का बयान आया कि वो एक बड़े ग्राउंड में इमामों के साथ बात करना चाहती हैं, इमामों के साथ वो बैठक करना चाहती हैं। बैठक का क्या करना है, क्यों करना है, ये समझ में नहीं आता। लेकिन ये बात तो साफ नज़र आती है कि अगर चौरी चौरा की घटना होती है, मैं बात कर रहा हूँ गांधी के द्वारा छेड़े गए खिलाफत आंदोलन की, खलीफा को टर्की में बैठा खलीफा, भारत में आंदोलन हो रहा है कि टर्की के खलीफा को अंग्रेज रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहा है, खलीफा को खलीफा क्यों नहीं मान रहा है। उसी समय मोपला के दंगे होते हैं, चौरी चौरा की घटना होती है। चौरी चौरा की घटना में चूंकि हिंदू सामने थे, उनके खिलाफ मुकदमे होते हैं, लेकिन मोपला के दंगों में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसी एक ही समय पर हुआ, लेकिन मोपला के दंगों में दंगा मान लिया जाता है और चौरी चौरा प्रशासन के खिलाफ आंदोलन मान लिया जाता है। यही हाल अगर और बाकियों में देखेंगे तो अभी 2 दिन पहले ही रामनवमी के दिन कानपुर में जो रामनवमी की यात्रा थी, उस यात्रा में अराजक तत्वों ने मस्जिद के ऊपर से पत्थर मारे, भगदड़ हुई, हाथ पैर लोगों के टूट गए और मुकदमा भी हिंदुओं के खिलाफ ही की भीड़, और उस भीड़ में लाउड स्पीकर बजा रहे थे। वो यात्राएं जमाने से निकलती चली आ रही हैं, लेकिन कानपुर पुलिस ने मुकदमा भी अज्ञात हिंदुओं के खिलाफ ही, ऐसा कहते हैं, किया। क्या ये सब माजरे हैं, हमारे देश में क्या चल रहा है, इस पर विस्तृत चर्चा आज करेंगे। इसके पीछे की पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे और इसके पीछे की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। वक्फ की बात सबसे पहले करते हैं। भारत सरकार क्यों नहीं कह पा रही है मुझे पता नहीं है, लेकिन वक्फ जिनकी बात कही जा रही है, ये ज़मीनें तो भारत सरकार की ज़मीनें हैं, 100% भारत सरकार की ज़मीनें हैं। इसमें किसी भी मुसलमान की कोई ज़मीन नहीं है। अगर वो कहता है कि औरंगजेब के ज़माने की है, अगर वो कहता है शाहजहां के ज़माने की है, अगर वो कहता है कि ये अकबर या फिर उस समय जहांगीर के ज़माने की है, तो जहांगीर, अकबर, औरंगजेब का शासन चला गया। शासन के बाद उनके परिवार वालों की हत्याएं कर दी गई। अंग्रेज़ों ने यहाँ तक किया कि बहादुर शाह जफ़र की कब्र भी हिंदुस्तान में नहीं बनने दी, वो भी जाकर उन्होंने रंगून में बनाई। और हम सब जानते हैं सद्दाम हुसैन और बाकी चीज़ों का, बाकी लोगों का हवाला दिया जाए तो कहीं वो समुद्र में कब्र बनाते हैं तो कहीं ये एवें गायब कर देते हैं। जब वो शासन नहीं बचा, जब वो शासक नहीं बचे, उनके महल नहीं बचे, उनके आक्रांताओं के गुण नहीं, आक्रांताओं के वंशज नहीं बचे, तो फिर कैसे उनके फरमान जिंदा रहें? जो सॉवरन होता है, सरकार बनती है, उसका फरमान होता है, फरमान गायब हो जाते हैं। लेकिन सवाल इसके साथ ये भी है कि मुसलमानों के बाद अंग्रेज बैठे और अंग्रेज़ों के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान के निर्माण में 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पाकिस्तान को किस खुशी में दी गई थी? पाकिस्तान को 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन
प्योर उनके सानिध्य में, उनके आधिपत्य में इसलिए दी गई थी कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रहता है उस मुसलमान की संपत्तियां जितनी यहाँ पर हैं वो सारी जाकर वहाँ बनाएगा। वो सार्वजनिक ज़मीनें जो कि उस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान में थीं, पाकिस्तान में उन्होंने इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी अथॉरिटी या बोर्ड बैठाया, उसके अंडर वो सारे गुरुद्वारे, करतारपुर आर्मी दिखाई दे रहा, वो सारे गुरुद्वारे, वो सारे स्थान, वो ट्रस्टें हों, वो गौशालाएं हों, वो मंदिर हों या कोई और बड़े स्थान हों, वो सारे के सारे पाकिस्तान सरकार के हो गए। पाकिस्तान सरकार ने उस समय कानून पास किया, उस कानून को इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी एक्ट कहा जाता है। इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 6 में उन्होंने कहा कि जो हिंदू यहाँ से ज़मीन छोड़कर गए, चाहे वो प्राइवेट संपत्ति हो और चाहे वो पब्लिक सार्वजनिक संपत्ति हो, वो सारी संपत्ति अब पाकिस्तान सरकार की है। पाकिस्तान सरकार उसको इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के माध्यम से देखती है। उस जमीन में जो सार्वजनिक संपत्ति थी उसका बहुत बड़ा भूभाग उन्होंने उस समय डिफेंस को दे दिया। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, डीएसए जिसको कहते हैं, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के पास जो ज़मीनें हैं मोस्टली वो ज़मीनें हैं जो कि पाकिस्तान में हिंदुओं के द्वारा सार्वजनिक इस्तेमाल की ज़मीनें छोड़कर आया गया था, वो ज़मीनें पाकिस्तान सरकार की हो गई और उसने डीएसए को दे दी। हिंदुस्तान के अंदर भी इस तरह की 2 संपत्तियां थीं जिसमें मुसलमान प्राइवेटली बैठे हुए थे और वो ज़मीनें जो कि सार्वजनिक इस्तेमाल की थीं। हमारी खास बात थी कि हमने इवेक्यू प्रॉपर्टी कस्टोडियन तो बैठाया, कस्टोडियन ऑफ इवेक्यू प्रॉपर्टी। कस्टोडियन ऑफ इवेक्यू प्रॉपर्टी को केवल वो ज़मीनें दी जो ज़मीनें प्राइवेटली यहाँ से खाली करके गए थे। उन ज़मीनों में भी अगर 10 लोगों में से 8 पाकिस्तान गए, 2 हिंदुस्तान में रहे, तो बाकी 2 ने उन 8 का भी सक्सेशन किया। हमने इवेक्यू प्रॉपर्टी एक्ट को बाद में एनिमी प्रॉपर्टी कहा और एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया तो उसको डेड मानते हुए उसके उत्तराधिकारियों को हमने सक्सेशन करवा दिया। मतलब साफ था कि 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पाकिस्तान के पास भी चली गई और हिंदुस्तान में जो मुसलमान बैठा था, जो ज़मीनें खाली होनी थी, जो भारत सरकार को मिलनी थी, जो वहाँ से आए हिंदुओं को मिलनी थी या भारत सरकार को हिंदुओं के विकास के लिए खर्च करनी थी, वो ज़मीनें भी मुसलमानों के पास रहीं। अब बात बचती है कि वो सार्वजनिक संपत्तियों का क्या हुआ। तो सार्वजनिक संपत्तियों के मामले में हमने 1954 में वक्फ बोर्ड बना दिया, नेहरू जी ने वक्फ बोर्ड बना दिया। वक्फ बोर्ड के माध्यम से वो सारी सरकारी संपत्तियों को मैनेज करना था। वक्फ बोर्ड में का कानून बनाया, वक्फ का एक्ट बनाया और वक्फ के एक्ट में मुसलमानों के उत्थान के लिए, जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने भारत में कहा हमें संविधान नहीं पाकिस्तान चाहिए, हमें कुछ और नहीं, हमें आज़ादी नहीं पाकिस्तान चाहिए, ये नारे लगाते हुए भारत में कत्लेआम मचाया, भारत में बहुत बड़े स्तर पर दंगे किए, भारत में डायरेक्ट एक्शन जैसे एक्शंस हुए जिसमें कि बहुत बड़े स्तर पर बंगाल में हत्याकांड चला। वो सारे लोग हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में रोक लिए गए और वो ज़मीनें जो भारत सरकार की ज़मीनें थी, जो 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान को प्योर मिल गई, वो सारी ज़मीनें हिंदुस्तान में मुसलमानों को दे दी गई। अब हिंदुस्तान से जो पाकिस्तान गए 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीनें पूरी की पूरी उनके पास हो गई, लेकिन वहाँ से आए लोग जो ज़मीन वहाँ छोड़ आए, जो ज़ीरो हो गई, जो सार्वजनिक संपत्ति जीरो हो गई, जो गुरुद्वारे की ज़मीन जीरो हो गई, जो वहाँ पर गौशाला की ज़मीन जीरो हो गई, जो वहाँ ट्रस्टों की ज़मीन जीरो हो गई, जो वहाँ मंदिरों की ज़मीन जीरो हो गई, जो वहाँ इबादत खानों की ज़मीनें जीरो हो गई, जो वहाँ पर बहुत बड़ी पोस्टल लैंड्स वगैरह गौचारा के लिए और बाकी के लिए थी, वो सारी ज़मीनें पाकिस्तान सरकार की हो गई। हिंदुस्तान के अंदर वो ज़मीनें जो हिंदुस्तान की होनी थी और भारत सरकार को स्वयं मैनेज करना था, उसने उसका मैनेजमेंट वक्फ बोर्ड बनाकर शुरू किया। वक्फ बोर्ड बनाकर जब मैनेजमेंट शुरू किया तो ठीक है कि भारत सरकार किसी न किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, किसी न किसी संस्थान के माध्यम से उसको मैनेज करता, पाकिस्तान भी उसको इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड बनाकर उसको मैनेज कर रहा था। हमने उसको वक्फ बोर्ड बनाकर मैनेज किया, जबकि हमको क्या चाहिए था, इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड बनाना था। इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड पाकिस्तान की तरह बैठता, वो सार्वजनिक संपत्तियां और प्राइवेट संपत्तियां दोनों को ही देखता। एनिमी प्रॉपर्टी हमने उसको कहा जो लोग पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान
जो हिंदुस्तान में थे और फिर भी 65 की लड़ाई में पाकिस्तान के साथ खड़े थे, हिंदुस्तान में रहते हुए दंगे फैला रहे थे और पाकिस्तान के साथ खड़े थे। जब उनके ऊपर एक्शन शुरू हुआ, वो दौड़कर पाकिस्तान गए, वो ज़मीनें हमने एनिमी प्रॉपर्टी कहा, और जो पहले पाकिस्तान जा चुके हैं वो प्रॉपर्टी भी हमने एनिमी प्रॉपर्टी कहा, शत्रु संपत्ति कहा। लेकिन उन सार्वजनिक संपत्तियों का क्या, जो कि गांव के गांव बसे हुए थे, गांव में वो मस्जिदों के नाम से संपत्तियां थी, वो इमामबाड़ों के नाम से संपत्तियां थी, वो खानकाहों के नाम से संपत्तियां थी, वो संपत्तियां जिन पर करबले बने हुए थे, वो संपत्तियां जहां ताजिए रखे जाते थे, वो संपत्तियां जहां जलसे होते थे, वो सारी की सारी संपत्तियां सरकार की संपत्तियां। 1954 में हमने एक संस्थान, अपना ही एक संस्थान बनाकर उनको मैनेज करना शुरू किया, लेकिन लंबे समय तक मुसलमानों के हाथ में स्वायत्तता का झुंझुना हाथ में होने की वजह से नई पीढ़ी को ये अंदाज़ा ही नहीं लगा कि ये संपत्तियां सारी सरकार की हैं, और नई पीढ़ी को लगता रहा कि ये वक्फ की संपत्तियां हैं, ये हमारी हैं, ये हमारे पुरखों बाप दादों ने की। उनके पुरखे बाप दादे तो पाकिस्तान चले गए, उन पुरखों बाप दादों ने 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पाकिस्तान में ले ली, और हिंदुस्तान में भी आज 10 लाख संपत्तियां, मतलब साफ है उस समय के 42 लाख स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान में से, या 42 लाख से 42.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के हिंदुस्तान में से 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन या 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पाकिस्तान फ्रेश ले गया, और हिंदुस्तान के अंदर भी वो सारी संपत्तियां उनकी ही बनी रही, उन्होंने उत्तराधिकार में लिया और बाकी के वक्फ बोर्ड बना दिए। 1995 में उस वक्फ बोर्ड को और शक्तियां दी गई, 2013 में उसको ऑटोनॉमस बना दिया गया, संविधान से भी परे रख दिया गया, और वो ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे से बाहर हो गई। यानी कि हिंदुस्तान के अंदर 10.5 लाख संपत्तियों का एक नया पाकिस्तान बन गया था, जो कि भारत सरकार की संपत्तियां थीं। सवाल ये पैदा होता है कि इनके पीछे का उद्देश्य क्या? पाकिस्तान बनने के पीछे का उद्देश्य कहीं मुस्लिम आबादी का वहाँ जाना नहीं था। पाकिस्तान बनने का उद्देश्य था हिंदुस्तान को फतेह करना। हिंदुस्तान में 100 से ज़्यादा रियासतें जिसमें मुस्लिम शासक बैठा था, उसके अंदर जिन्ना का ख्याल था कि 100 पाकिस्तान उसको मिलेंगे। इसके बाद वक्फ की संपत्तियाँ जो यहाँ पर बचेंगी, जो वक्फ के नाम से छोड़ी जाएंगी, या वक्फ नेहरू जैसे बेवकूफ़ आदमी बैठ जाएंगे और वो सारी सरकारी संपत्तियां वक्फ के माध्यम से, वक्फ बोर्ड के माध्यम से मैनेज करेंगे, और उसमें भी फिर पुनः मुसलमान ही बैठा देंगे। ये बात जिन्ना को अच्छी लगी होगी, इसलिए उसने या उनके वंशजों ने, जिन्ना के वंशजों ने भारतवर्ष के अंदर एक नया पाकिस्तान बनाने का प्रयास किया। ये दंगे चूंकि बंगाल से ही शुरू हुए थे, डायरेक्ट एक्शन, और मजे की बात यह है कि जहां जहां बीजेपी का शासन है वहां पर छुटपुट घटनाएं तो हुई। जिस दिन वक्फ का कानून पास हो रहा था उसके दूसरे दिन भी जुमा था। जुमे के दिन जब यहाँ पर जुमे को जब वक्फ कानून पास हो रहा था, उस दिन भी उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था। ऐसे 250 लोगों के खिलाफ, या मैं आंकड़ा सही से नहीं दे पा रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे दाखिल किए गए थे, उनको नोटिस जारी किए गए थे, सार्वजनिक संपत्तियों के दुरुपयोग का भरपाई का नोटिस जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मुसलमानों को बिल्कुल साफ लग गया था कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान की पॉलिसी चलाने का प्रयास किया, जिन्ना को जिंदा करने का प्रयास किया, तो बहुत मारे जाएंगे, और इतने मारे जाएंगे कि उठने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए यही पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने कल एक नोटिफिकेशन को रद्द करवाया। वक्फ बोर्ड ने 30,000 से ज़्यादा संपत्तियों को किराए पर उठाने की बात कही, और कहा कि इस पर शॉपिंग मॉल बनाएंगे, इस पर हम ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। जब वो नोटिस जारी कर दिया वक्फ बोर्ड ने, तो चंद्रबाबू नायडू के संज्ञान में आया, तो वो नोटिस वापस लिया गया। उद्देश्य साफ था कि संपत्तियां वापस जा सकती हैं। जो वक्फ बोर्ड ने जाती करके संपत्तियां अपने नाम चढ़ा ली हैं जबरदस्ती, वो संपत्तियां वापस जानी हैं। उन संपत्तियों का चिन्हन होना है, वो संपत्तियां वक्फ बोर्ड की हैं भी या नहीं हैं, इसको चयनित करना है, उसको वेरीफाई करना है, और जो कानून नया बना है उसके अनुसार वेरीफाई होंगे तो वो 30,000 संपत्तियों की बजाय संभव है कि वो 2,000 1,000 संपत्तियां निकलें। उत्तर प्रदेश ने वक्फ की संपत्तियों का जो सर्वे करवाया, उस सर्वे में उन्होंने कहा कि 97% संपत्तियां जो वक्फ ने चढ़ा रखी हैं, उसमें से 97% संपत्तियां सरकार की हैं,
3% संपत्तियां केवल वक्फ की हो सकती हैं, अगर वो प्रमाणन देंगे तो। नहीं तो जो सर्वे हुआ है उसने बताया 97% संपत्तियां ऐसी हैं जो संपत्तियां वक्फ की हैं ही नहीं। वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करके अपने नाम चढ़ा लिया है। वो संपत्तियां सब खाली होनी हैं। आप सोचिए कि अब ये ट्रायल कि पूरे देश में क्या शाहीन बाग जैसी सिचुएशन सीएए के दौरान हुई थी वैसी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उसका एक्सपेरिमेंट बंगाल से शुरू किया गया। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो आगजनी हुई, हिंदुओं के होटल, जिसमें कुछ वीडियो भी जारी हुए हैं जिसमें हिंदुओं ने कहा कि हमारे होटल में घुस गए, हमारी दुकानों में घुस गए और दुकानों में घुसने के बाद सारा तहस नहस कर दिया। जो कैश था वो छीन कर लूट कर ले गए और बाकी जो रसद सामग्री थी वो सब फैला गए, वो सब जला गए या उन सभी को नष्ट कर दिया गया। इन सभी के नष्ट करने के पीछे हिंदू की दुकान ही क्यों? इसलिए क्योंकि मैसेज देना है कि वक्फ का संशोधन वापस लो। अब देखना यह है कि हिंदुस्तान रिएक्शन कैसे करता है, उसके लिए ही ये एक्सपेरिमेंट या मैं कहूँ प्रयोग हो रहा था। ये प्रयोग सफल होता दिखाई दिया क्योंकि ममता बनर्जी वहाँ पर सत्ता में बैठी हुई हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि मुर्शिदाबाद पुलिस ने 250 से 300 लोगों को इसमें चिन्हित किया है और इन लोगों के खिलाफ मुकदमे किए हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि वहाँ का एमपी स्वयं में भी शामिल हो सकता है। और ये बात एक्सपेरिमेंट के रूप में बंगाल में शुरू हो रही थी, क्योंकि बंगाल का एक्सपेरिमेंट ये दहलाना चाहता था डायरेक्ट एक्शन की तरह, जैसा कि जिन्ना ने 1946 में किया था, कि उसका परिणाम निकला था कांग्रेस ने पार्टीशन स्वीकार कर लिया था, अन्यथा कांग्रेस पार्टीशन स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। क्या वही एक्सपेरिमेंट तो बंगाल में नहीं हो रहा है कि भारत की सरकार अमेंडमेंट को अस्वीकार कर दे, क्योंकि स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हम इसको कभी स्वीकार नहीं कर सकते। मजे की बात यह है कि हिंदुस्तान का बुद्धिजीवी वर्ग, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है, वो पॉलिटिकल पार्टियां जो हिंदुस्तान में सत्ता बनाना चाहती हैं, जो मुस्लिमों का सहयोग तो लेना चाहती हैं, लेकिन वो स्वयं में हिंदू हैं, उनका कोई रिएक्शन इन विषय पर नहीं आ रहा है। वो सब वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो सहयोगी बन रहे हैं हिंदुस्तान को बिगाड़ने में, हिंदुस्तान को 1946 की सिचुएशन पर ले जाने का सहयोगी के रूप में वो खड़े हैं। सलमान खुर्शीद जैसे लोग तो खड़े ही हैं, लेकिन ये लोग साथ में खड़े हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनको भगवान बुद्धि भी नहीं दे रहा है कि इनके ही वंशज भविष्य में हिंदुस्तान में टोपी पहनकर घूमेंगे, अन्यथा मारे जाएंगे, पर उनको समझ अभी तक नहीं आ रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।